हम स्टार्ट करते हैं। इस टाइप नंबर 2 है, चरों के पृथक्करणीय रूप में परिवर्तनशील समीकरण है। मतलब चरों का पृथक्करणीय रूप, ये तो हमने देखा था टाइप 1 में, ठीक है ना। और तो चरों का पृथक्करणीय रूप टाइप 1 देखा था हमने, जिसमें कि x को x की dx के साथ, सारे y जितने भी हैं वो dy के साथ रख देते थे और इंटीग्रेट कर देते थे। अब कुछ ऐसा है, अब हमारे पास इक्वेशंस होंगी जो डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल में नहीं होंगी, डायरेक्टली वो इस फॉर्म की नहीं होंगी, लेकिन हम उनको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म में कुछ सब्स्टिट्यूशन करके। चरों के पृथक्करणीय रूप में परिवर्तनशील समीकरण है, ऐसी समीकरण जो इस फॉर्म में परिवर्तित हो सकती हैं। इंग्लिश में कहेंगे इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। कहने का मतलब यह है कि ऐसी इक्वेशंस जो वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशन करके हम उनको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब कौन से टाइप की इक्वेशंस होंगी और क्या तरीके होंगे? तो मेनली यहाँ पे 2 तरह की इक्वेशंस होती हैं जिनको कि वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे केस फर्स्ट, ये कौन सी टाइप की इक्वेशंस हैं और इनको किस तरह से हम अपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाएंगे। आपको केस वो भी ध्यान रखना है और क्या सॉल्यूशन का तरीका है वो भी ध्यान रखना है। मतलब टाइप 2 तभी समझ में आ सकता है किसी को जब वो टाइप 1 के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है, क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और फिर वेरिएबल सेपरेबल वाला तो काम करना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है टाइप 2 के क्वेश्चन टाइप 1 के क्वेश्चन से थोड़ा लंबे होंगे सॉल्व करने में, ठीक है ना। आप पहले वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के मेथड से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो केस फर्स्ट डालिए, यदि समीकरण dy/dx इज इक्वल टू, जितना आप ध्यान कंसंट्रेट यहाँ लगा लेंगे क्वेश्चंस में, उतना ही मेथड के बारे में कम सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस जो हैं वो अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड है, उनकी कैलकुलेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, तो मेथड फिर याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इन तरीक़ों के बारे में। एक तो पहले ये याद करें, फिर जाके अंदर क्वेश्चन में उलझें, तो 2 जगह पे यहाँ पे उलझना पड़ता है। तो समीकरण का जो टाइप है हमारा वो है ax + by + c, और कहीं पर और भी ax + by है, लेकिन वो उस गुणांक उसके जो हैं वो इनके एग्जैक्ट कॉपी हैं। कांस्टेंट आपका अलग हो सकता है। मतलब हमारी इक्वेशन ऐसी है जिसमें कि 2 एक्सप्रेशन ऐसे हैं इधर उधर, जिनमें कि ax + by फॉर्मेट और c कांस्टेंट कोई लग सकता है या ना लगे, वो अलग की बात है, 0 हो जाए उसकी वैल्यू। और दूसरी जगह पे कहीं पर और ax + by है, लेकिन लैम्डा कोफिशिएंट्स के साथ। जैसे मान लीजिए सपोज़ करिए कोई इक्वेशन मैं ऐसे लिख दूँ 4x + 3y + 7 dy/dx इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पे इसका डबल लेके लिख दिया 8x + 6y + 2, बस इस तरह से मैं लिख दूँगा केवल। तो कहने का मतलब ये है कि आप क्या करोगे, 4x + 3y यहाँ दिख रहा है और यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो 4x + 3y यहाँ भी दिख रहा है +2, और यहाँ आपको दिख रहा है 4x + 3y और +7। तो ये आपकी इक्वेशन डायरेक्ट इस फॉर्म की बन जाएगी जा करके, क्योंकि यहाँ पे एक जगह ax + by यानी कि 4x + 3y है, और दूसरी जगह उसका लैम्डा मल्टीप्लाइड, लैम्डा मतलब कोई भी नंबर, हाफ, 2, कोई भी फैक्टर हो सकता है, वो मल्टीप्लाइड में है और अंदर फिर वही जा करके दोबारा चीज़ आ गई है। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम केस फर्स्ट के अंडर में डालेंगे, यानी कि इस इक्वेशन को हम वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। यदि समीकरण इतने के रूप का है, या दूसरा भी एक रूप हो सकता है, dy/dx इज इक्वल टू a1x + b1y + c1 अपॉन a2x + b2y + c2। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं वेयर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। देखिए बात का कहने का मतलब वही है, जैसे यहाँ पे लैम्डा है, लैम्डा भी कर दिया और फिर हमने डिफ़ाइन कर दिया कि इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 y + c2, जहाँ पर a1 और a2 का रेशियो b1 और b2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए। भाई जब आपका रेशियो बराबर होगा तभी तो आप कुछ एक क्वांटिटी कॉमन ले पाओगे। जैसे मान लिया रेशियो इसका हाफ है, तो आपका जितना यहाँ होगा उतना ही उसका डबल यहाँ होगा, जितना यहाँ होगा उसका डबल यहाँ होगा।
तो वो 2 कॉमन लेके आ जाएगा और बस आपका वही फॉर्मेट बन जाएगा। कहने का मतलब है सेकंड फॉर्म में, सेकंड तरीके में उसी चीज़ को थोड़ा और जनरलाइज्ड वे में लिख दिया गया है। आप समझ पा रहे हैं ये चीज़? क्वेश्चन ऐसा ही है, इसी को आप चाहे डायरेक्ट लिख दो इस तरह से और अच्छा समझा के, और या फिर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिख दो कि इस तरह का 2 एक्सप्रेशन है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के, और उनमें उनके कोफिशिएंट्स का रेशियो मैच कर रहा है। यहाँ पर भी तो कोफिशिएंट्स का रेशियो मैच कर रहा है। ये लिख लीजिए, यदि समीकरण इतना इतना इस रूप का है या इतना इतना के रूप का है। तो अभी तक हमने समझाया क्या केस क्या है। अब हम करेंगे तो मतलब कैसे सॉल्व करेंगे। अब लिखिए नीचे स्टेप 1। इसमें क्या करेंगे हम, ए एक्स प्लस बी वाई, जो कि आपको यहाँ भी दिख रहा है यहाँ भी दिख रहा है, इसको हम कंसीडर कर लेंगे कुछ और वेरिएबल। तो पुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू जेड। पहला स्टेप है आपको कि आप ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे जेड मान लेंगे। अब जब नया वेरिएबल आ गया तो x और y के रिलेट करता हुआ नया वेरिएबल है, तो इसका मतलब y भी चेंज होगा फिर इस केस में dy/dx। तो स्टेप नंबर 2 में लिखिए, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें। तो डिफरेंशिएट फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो देखिए आपको dy/dx भी मिलेगा, x का तो 1 हो जाएगा, इसका dy/dx, और यहाँ पे dz/dx। कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट dy/dz इन द फॉर्म ऑफ dz/dx। कहने का मतलब है अपने जो y को ax प्लस बी वाई को अगर कुछ कंसिडर किया है अपने, तो उस केस में उसे उस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करिए और dy/dz को इन द फॉर्म ऑफ dz/dx कैलकुलेट कर लीजिए, ताकि इसको फिर कन्वर्ट किया जा सके। स्टेप नंबर 3, ये z इसकी जगह पे और dy/dx की जगह पे ये dz/dx जो आया है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सब्स्टिट्यूट z का मान तथा dy/dz का मान दिए गए समीकरण में रखो, दिए गए समीकरण में रखो। जो z कंसीडर किया है और जो उससे dy/dx इन द फॉर्म ऑफ dz/dx निकला है, वो सारी वैल्यूज़ वहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पक्षांतरण से दिया गया समीकरण, दिए गए समीकरण को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखो। मतलब आपको टर्म्स इधर उधर ले जानी पड़ेंगी, इक्वल टू के इधर उधर जो भी है, और इस तरह से आप क्या करो, दिए गए समीकरण को वेरिएबल सेपरेबल के फॉर्म में वो आ जाएगा। वो जब करके देखेंगे एग्जांपल तब पता लग जाएगा आपको। मतलब आपका जो dz/dx है ना, तो समथिंग एक्सप्रेशन dz इज इक्वल टू समथिंग एक्सप्रेशन dx इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे z के फंक्शंस होंगे और यहाँ पर जो है वो x के फंक्शंस होंगे। यही तो होता है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप मेथड में केवल वो 3 लाइन ऊपर लिखो। स्टेप नंबर 5, अब जब वेरिएबल सेपरेबल में फॉर्म में आ गया तो इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेटिंग वी गेट सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन किसका मिलेगा, आपकी इक्वेशन जो है वो zx में आ चुकी है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन जो है वो z इज इक्वल टू fx इस फॉर्म में मिलेगा सॉल्यूशन आपको। तो यानी कि z की वैल्यू वापस पुट करनी पड़ेगी। स्टेप नंबर 6, पुट z इन फॉर्म ऑफ x एंड y, या फ्रॉम फर्स्ट, z फ्रॉम फर्स्ट, देन वी गेट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं एक बार फिर से बोले दे रहा हूँ, अगर समीकरण dy/dx हमारी ax प्लस बी वाई प्लस सी वन डिवाइडेड बाई लैम्डा ax प्लस बी वाई प्लस सी टू के रूप का है। शिवम अग्रहरी बाद में आए थे, तो मैंने इसका एक दूसरा भी जनरलाइज्ड वे भी लिखा था, वो तुम दोबारा वीडियो देख करके उसे नोट कर लेना। वो मतलब यही है, बस और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में लिखा है। मतलब इनका रेशियो, जैसे यहाँ पे a लैम्डा है और b लैम्डा b है, तो a बाई लैम्डा है और b बाई लैम्डा b करेंगे तो 1/λ रेशियो आएगा। तो उसको उस फॉर्म में लिखा है कि a और x के कोफिशिएंट का दोनों जगह जो है उसका रेशियो और y के कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम हो, इस फॉर्मेट का है अगर, तो उस केस में जो चीज़ आपकी ये मैच कर रही है, इसी चीज़ को आप z मान लेते हैं।
तो स्टेप नंबर 1 लिखा हमने, पुट ax प्लस by इज इक्वल टू z। अब जब z पुट कर रहे हैं तो dy बाई डी भी हमारा dz बाई dx में कन्वर्ट होगा। उसे कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, और उससे हमारा dy बाई dx इन द फॉर्म ऑफ dz बाई dx मिल जाएगा। जब हमारा ये dy बाई dx जो है dz बाई dx में मिल जाएगा तो z और dy बाई dx ये दोनों वैल्यू, ये z यहाँ आ जाएगा और dy बाई dx की जगह dz बाई dx और प्लस समथिंग या माइनस समथिंग जो भी आएगा इस इक्वेशन से वो यहाँ पुट हो जाएगा। उसके बाद क्या है, ये यही चीज़ हमने यहाँ पे रखी है, z की वैल्यू और dy बाई dx की वैल्यू गिवन इक्वेशन में हमने गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रख दी। अब जब z और dz बाई dx में आ गया तो आप पक्षांतरण यानी कि टर्म्स को इधर उधर ट्रांसफ़र करिए और उससे वो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि जो मिक्स हो रखा है वो तो हमने वो कर लिया ना, अलग कर लिया उसको z की फॉर्म में, तो इसलिए वो वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में आ जाएगा। dz के साथ dz वाले टर्म्स और dx के साथ x वाले टर्म्स ये इस तरह से मैनेज हो जाएंगे। अब जब वेरिएबल सेपरेबल में आ गया तो फिर वेरिएबल सेपरेबल को फॉर्म मतलब उसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप उसमें इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेट करके z और x में एक फंक्शन आएगा, वो आपका सॉल्यूशन होगा इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आपने dy बाई dx और z रख के बनाई है। लेकिन हमें तो इसका सॉल्यूशन चाहिए था ना, तो इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट स्टेप है पुट z फ्रॉम फर्स्ट। जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे आया है उसमें z की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे और उससे हमारा जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन आ जाएगा। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर में, पहले हम इसका टाइप 2 भी, या चलो इसका एग्जाम्पल पढ़ लो पहले। टाइप 2 के लिए केस सेकंड के लिए आप जगह छोड़ दो थोड़ा। टाइप 2 के 2 केस हैं, एक केस ये और एक केस दूसरा, तो आप चलिए पहले दूसरे केस से फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना, तो इसलिए केस सेकंड के लिए आप जगह छोड़ दो। मैं बता रहा हूँ आपको, करीब 5-6 लाइन छोड़ दो और उसके बाद हम पहले इसका एग्जांपल इसका कर लें एग्जांपल, ताकि ये मेथड आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। इस चैप्टर को जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो मैं ये बच्चों से सजेस्ट करता हूँ कि आप इसमें पहले से पढ़ के कुछ ना रखें, ठीक है ना। पहले से आप सोचें कि टाइप 2 चल रहा है आज, चलो मैं टाइप 3 भी थोड़ा देख लेता हूँ, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपको वो चीज़ दिमाग में कॉम्प्लिकेटेड उसमें बैठ गई तो फिर आपको हमेशा ये चैप्टर टफ लगने लगेगा। इसलिए टीचर के पढ़ाने के बाद ही इस चैप्टर को टच करें। एक बार अब जैसे मैंने आप टाइप 2 डिस्कस कर लिया, अब आप टाइप 2 बुक में कितनी बार भी पढ़ो, कितनी जो दिक्कत है, लेकिन आगे अपने आप मत बढ़िएगा इस चैप्टर की बात बता रहा हूँ। जैसे मैं आप टाइप 2 करा रहा हूँ, पता लगा आप टाइप 3 और टाइप 4 को भी देखने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप करना ही पड़ता तो वो बात अलग रहती, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो उस केस में एक बार यहाँ पे कंप्लीट हो जाए, उसी के बाद आप उस पर और ज़्यादा स्टडी करिए। क्वेश्चन करते हैं 2x प्लस वाई प्लस 1 dx प्लस 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज इक्वल टू 0 को हल करो। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा है, चूँकि आज हमने मेथड पढ़ा है ना, तो इसलिए आपको साफ साफ नज़र आने लगा होगा। लेकिन बात वो है कि ये नज़र तब आए आपको जब आप ये चैप्टर ख़त्म हो जाए, दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आप ये सोच पाओ। तो आपको इस हद तक मेथड को रिवाइज़ करना है कि आप देखते ही ये चीज़ समझने लगो कि ये इक्वेशन किस तरह की होगी। यहाँ पर देखिए 2x प्लस वाई है, और अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँ तो 2x प्लस वाई फिर से बन जाएगा। c से मतलब नहीं है, प्लस है 1 माइनस 1, उससे वो अलग होता रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से, केस फर्स्ट का हमने एक और मेथड देखा था कि a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो a1/a2 यहाँ पे देखिए 2/4 यानी कि 1/2 आ गया, और b1/b2 करेंगे तो 1 और 2 1/2। तो सिंस a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2, इसलिए ये टाइप सेकंड के केस का है। रिड्यूसिबल इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म का है। चाहे कैसे टेस्ट करिए, चाहे एडजस्ट करके देख लीजिए कि यहाँ पर 2 कॉमन लेके वही आ रहा है, या फिर उसका जो कॉम्प्लिकेटेड सा तरीका था कि इस तरह से रेशियो से चेक कर लीजिए। ये टेस्टिंग आप दिखाएं या चाहे ना दिखाएं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन हमारे वैसे ही इतने लंबे होते हैं, तो टेस्टिंग वेस्टिंग सब अपने आप करनी पड़ती, कोई उसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम इसे थोड़ा सा उस फॉर्म में लिख भी दें तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि दिखाई देने लगे वो इस तरह का। देखिए आप यहाँ पे इसको उधर ले जाइए, 4x प्लस 2y माइनस 1 dy इज़ इक्वल टू, ये उधर गया माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 1 dx को इधर ले आइए, वो उधर ले जाइए, तो dy/dx इज़ इक्वल टू माइनस 2x प्लस वाई प्लस 1 अपॉन
4 में से 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2x प्लस वाई माइनस 1, ये इस तरह से बना जाके। तो इसको देख के हम लिख सकते हैं विच इज़ द इक्वेशन reducible to variable separable form। अच्छा, ज़रूरी नहीं था, अगर आप समझ गए थे वहाँ पे वहीं से काम स्टार्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे है कि उस तरह से लाके एक बार दिखा दिया है हमने। हाफ बिल्कुल सही है, रेशियो यहाँ पे हाफ आ रहा है। तो अब स्टेप नंबर 1 पे आइए। इस 2x, स्टेप नंबर 1 में क्या था, इसको z मान लो, पुट 2x प्लस वाई इज इक्वल टू z, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा 2 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इसमें पुट करना पड़ेगा, तो मैं 2 को उधर भेज देता हूँ। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2। अब क्या करते हैं, z और डी वाई बाई डी एक्स ये पुट कर देते हैं हम एक गिवन इक्वेशन में। सब्स्टिट्यूटिंग z एंड डी वाई बाई डी एक्स इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह डी जेड बाई डी एक्स माइनस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस, ऊपर हो जाएगा z प्लस 1 अपॉन 2z माइनस 1। ये हमारा स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नहीं, स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया है, z की उसमें रख दिया है। अब स्टेप नंबर 4 कर रहे हैं, पक्षांतरण से इसको वो वेरिएबल सेपरेबल में करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए ये 2 अभी दिक्कत कर रहा है, इसको उधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस जेड प्लस 1 अपॉन 2z माइनस 1 प्लस 2। एलसीएम ले लीजिए, 2z माइनस 1 माइनस जेड माइनस 1 प्लस 2, 2z माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस जेड माइनस 1 प्लस 4z माइनस 2 अपॉन 2z माइनस 1। यहाँ से 4z माइनस z यानी कि 3z माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2z माइनस 1, ये आपका डी जेड बाई डी एक्स आया। मैं मिटाने जा रहा हूँ, इससे पहले मैं एक बार फिर से बता दूँ आपको, ये गिवन इक्वेशन थी, मैंने इसे इस फॉर्मेट में अरेंज किया जैसा फॉर्मेट हमने पढ़ा था, और फिर कह दिया कि ये वेरिएबल रिड्यूसिबल टू वेरिएबल फॉर्म में है, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में। फिर हमने जो ये कॉमन चीज़ थी इसको z मान लिया, डिफ्रेंशिएट करके डी वाई बाई डी एक्स निकाला इन द टर्म्स ऑफ डी जेड बाई डी एक्स, और फिर उसके बाद इन दोनों को यहाँ पे पुट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आई। पक्षांतरण कर रहे हैं हम, अभी कर ही रहे हैं उसको, और वेरिएबल सेपरेबल में अब दिख रहा है मुझे कि ये z पूरा हो गया ना, डी जेड का हिस्सा वेरिएबल सेपरेबल में दिख रहा है, लेकिन अभी हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखा नहीं है, अभी एक कदम दूर है हम उससे, ठीक है ना। अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, तो देखिए ये आपका सारा कुछ इधर ले आइए, 2z माइनस 1 अपॉन 3z माइनस 3 इज इक्वल टू नहीं इंटू डी जेड, और डी एक्स आपका इधर आ जाएगा, 3 कॉमन लेके उधर भेज दीजिए, तो 2z माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 डी जेड इज इक्वल टू 3 डी एक्स। देखिए पावर सेम है, तो चाहो तो कुछ लोग तो एडजस्टमेंट कर देते हैं इसी में, 2z माइनस 1 को z प्लस z माइनस 1 करके अलग कर दो, या फिर सिंपली है आप डिवाइड कर दीजिए, पावर सेम है डिवाइड कर दीजिए। तो मैं डिवाइड फिर इधर करता हूँ, थोड़ा सा सिंपल तरीक़ों में तो यही होता है, जैसे आपको साफ साफ दिख रहा है z माइनस 1 ऊपर 2z माइनस 1, तो इसको z प्लस z दो बात में तोड़ दीजिए, z प्लस z माइनस 1, तो सेपरेट करके भी आ जाएगा। लेकिन हम एक बार डिवाइड करके भी दिखा देते हैं, क्योंकि डिवाइड करने की प्रैक्टिस छूट जाती है, और कॉम्प्लिकेटेड में तो डिवाइड ही करना पड़ता है। तो z माइनस 1 से 2z माइनस 1 में डिवाइड करिए, 1 टाइम गया तो नहीं 1 टाइम नहीं 2 टाइम ले जाना पड़ेगा, तो 2z माइनस 2 सेपरेट करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 यानी कि प्लस 1 आया, तो z ये हो गया प्लस 1 अपॉन z माइनस 1, ये चीज़ आई। और इसी चीज़ को आप यहाँ भी करते अगर, तो ये होता आपका कितना, 2z को z प्लस z माइनस 1 करते अपॉन z माइनस 1, और फिर यहाँ पे तोड़ देते। अब खैर बहरहाल डिवाइड सबसे बेस्ट।
तो हम क्या लिखेंगे, अच्छा वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया है तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर देते हैं, उसके बाद तब कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2z - 1 अपॉन z - 1 dz इज इक्वल टू इंटीग्रल 3dx प्लस c। इसको आप कर देंगे उसी तरह से इंटीग्रल z प्लस 1 अपॉन z - 1 dz इज इक्वल टू 3x प्लस c। कुछ गलत हो गया क्या? z की जगह 2, अरे z की जगह, हाँ z और 2 एक जैसा दिखता है ना मुझे, हो सकता है कहीं पे कन्फ्यूज़न हो जाए, लेकिन किस तरफ अब आप लोग चैट से ही बता सकते हो वैसे। अच्छा ये इसकी तो बात नहीं कर रहे हो हैं? हाँ ये 2 है। अरे चलो अच्छा देखते हैं, तुम लोग उसको सही कैसे कर लो, जहाँ पे भी दिख रहा है वो बोर्ड पे बड़ा लिखने के चक्कर में हो सकता है कहीं गड़बड़ हो गया हो। तो अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं आराम से। तो ये हो जाएगा 2z z - 1 का क्या हो जाएगा log प्लस log z - 1 z 2z log z - 1 और इज इक्वल टू 3x प्लस c। अब इसमें z की वैल्यू डाल दीजिए, सब्स्टिट्यूटिंग z फ्रॉम फर्स्ट। तो z हमारा तो इतना था, z हमने लिया था 2x प्लस वाई, तो 2x प्लस वाई डाल दिया प्लस log 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3x प्लस c। ये हो जाएगा 4x प्लस 2y प्लस log ऑफ दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 3x प्लस c। 3x इधर ले आइए, x प्लस 2y प्लस log ब्रैकेट इज इक्वल टू c। ये आपका आंसर आएगा। आंसर मैच कर रहा है, सही है। x प्लस 2y प्लस log समथिंग इक्वल टू c, सही है। सेटल हो जाइए थोड़ा माइंड को। अब हम केस सेकंड करने जा रहे हैं। केस सेकंड में भी कोई ख़ास वो नहीं है, केस फर्स्ट अगर समझ गए हैं तो केस सेकंड में ज़्यादा नहीं है। 90% मटेरियल यहीं से लिया गया है, फॉर्मेट बस चेंज है। यदि समीकरण dy/dx इक्वल टू f(ax + by + c) के रूप का है तो देखिए आपको नज़र तो सेम यही आ रहा है, ax + by + c और f लिख दिया हमने, लेकिन इसका मतलब दूसरा है। पिछले वाले क्वेश्चन, पिछला वाला जो केस था उसमें हमारे पास दो अलग अलग एक्सप्रेशन क्लियरली होंगे, उसमें फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा था। dy/dx इज इक्वल टू एक एक्सप्रेशन अपॉन एक एक्सप्रेशन लिखा था। आज अब ये है हमारे पास dy/dx इक्वल टू fx + by + c के मतलब का है कि फंक्शन मतलब यानी कि जो भी एक्सप्रेशन होगा उसमें जहाँ पर x y आएंगे तो वो हमेशा इस पूरे सेट की फॉर्म में आएंगे। जैसे मान लिया सपोज़ करिए y इज इक्वल टू fx लिखा आपने और इसकी वैल्यू मान लिया सपोज़ करिए x² + 2x + 3 है फंक्शन की वैल्यू, तो f(ax + by) y इज इक्वल टू f(ax + by + c) लिखने का मतलब ये होगा कि अगर आपका फंक्शन का फॉर्म यही है तो ये सारा ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ये सारा ब्रैकेट प्लस 3, इस फॉर्म को कहेंगे तब हम f(ax + by + c)। मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी x y आ रहा है तो वो हमेशा इसी टर्म में आ रहा है, पूरा का पूरा इतना, यही इधर लिखा, यही मल्टीप्लाइड बाई 2 करके कहीं और लिख दिया, यही मल्टीप्लाइड बाई 3 करके कहीं और, इस तरह से करके करी। तो फंक्शन ऑफ ax + by + c का मतलब है वही सेम चीज़ आपको 2-3 जगह नज़र आएगी, तो उसमें आप ये तरीका अप्लाई करोगे, ठीक है ना, ये इसका मतलब है। तो स्टेप नंबर 1, पुट ax + by + c इज इक्वल टू z। पूरे के पूरे को z मान लेते हैं। स्टेप 2 में फिर अप्लाई स्टेप 2 टू स्टेप 6 थे ना पिछले वाले में, हाँ, टू स्टेप 6 ऑफ लास्ट केस। मतलब z मानने भर का बस डिफरेंस होता है और बाकी सारे स्टेप्स आपको जैसे पुराने क्वेश्चंस में थे करा था अभी उसी तरह से करना है। मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करके आप dz/dx निकालोगे, dy/dx इन द फॉर्म ऑफ dz/dx, फिर z को वहाँ पुट कर दोगे, dy/dx की वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे, dz और dx में जब आएगा तो वेरिएबल सेपरेबल में फिर उसे कन्वर्ट करोगे पक्षांतरण रूप से, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करके सॉल्यूशन निकालोगे और सॉल्यूशन में बाद में z फिर से पुट करना होगा। समझ में आ रही बात? केवल ये डिफरेंस बताने के लिए था, बाकी सब जो है स्टेप 2 टू स्टेप 6, स्टेप नंबर 2 से लेकर के स्टेप नंबर 6 तक के सारी चीज़ें वही रहेंगी जो पिछले मेथड में थी। राजन मिश्रा, गुड मॉर्निंग।
तो इसमें बस इतना ही बताने के लिए है। प्रोसीजर मैंने कहा था ना 95% सेम है, तो वो सारा का सारा सेम है, z मानने में बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बोर्ड में भी आया है 2 बार। क्वेश्चन है x + y होल स्क्वायर dy/dx = a² को हल करो। देखिए अगर इसे खोल के आप अलग अलग करने लगे तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं आ पाएगा, लेकिन आप ये देखो कि ax + by + c ये फॉर्मेट आपको पूरा का पूरा दिया है और कहीं भी x y वो कुछ नहीं है। इसका मतलब ये केस सेकंड के फॉर्म का है। हालांकि ax + by + c एक ही जगह पे दिया हुआ है ना, लेकिन एक साथ पूरा है। और भी हो सकते थे टर्म्स, तो उसमें भी x + y ही होता है, वहाँ पे भी उसी का क्यूब होता है या कुछ होता है या इस तरह की चीज़ें होती। कहने का मतलब है x + y पूरा का पूरा एक साथ मौजूद है। इस पर वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लीजिए, बोर्ड में आया हुआ पे क्वेश्चन है। तो करेंगे क्या फिर? करेंगे वही कि ये पूरा चीज़ को हम z कंसीडर कर लेंगे। पुट z = x + y या x + y = z मान लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 1 + dy/dx = dz/dx। यहाँ से dy/dx = निकल आएगा dz/dx - 1। ये सब्स्टिट्यूटिंग z एंड dy/dx इन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, इसमें रख दिया हमने z² dz/dx - 1 = a²। अब तो कैलकुलेशन ही है केवल, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। मेन चीज़ यहाँ पे थी, इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए z² dz/dx - z² = a²। ये इधर ले आइए, z² dz/dx = a² + z²। अब वेरिएबल सेपरेबल में आ गया। देखिए ये नीचे ले आइए, a² + z² dz = dx। ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल में। dz के साथ z वाले टर्म्स हैं, dx अकेला है। जब हमारा वेरिएबल सेपरेबल में आ गया तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रल z² a² + z² dz = dx + c। अच्छा ये अब देखिए पावर सेम है ऊपर नीचे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की पावर बड़ी हो या बराबर हो तो नीचे से डिवाइड करते हैं। तो देखिए a² + z² से z² में डिवाइड करिए तो 1 टाइम जाएगा, z² + a²। वो a² बाद में लिखा है मैंने, माइनस माइनस, तो ये बनेगा जा कर के 1 - a² a² + z²। तो ये चीज़ यहाँ से आप लिख लीजिएगा, इंटीग्रल 1 - a² a² + z² dz = x + c। ये हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा z माइनस a² इंटीग्रल 1/a² + z² dz = x + c। z - a², इसका इंटीग्रल tan इनवर्स z/a और एक बार 1/a बाहर = x + c। ये इसका इंटीग्रल होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड था। a² से a कटा, z - a tan इनवर्स z/a = x + c। अब सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट z रख दो, x + y - a tan इनवर्स x + y/a = x + c। x कट गया, y - a tan y माइनस, हाँ या y = कर दो, y = a tan इनवर्स x + y/a + c। ये आपका फाइनल आंसर आया। आपको धीरे धीरे अब फील होने लगेगा कि क्वेश्चंस पहचानने थोड़े से मुश्किल होते जा रहे हैं। अभी हमने 2 केस पढ़े हैं, केस पढ़ने के साथ क्वेश्चन दे दिया तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया कि किस केस का है तो फिर उसे पता करना मुश्किल होने लगता है। तो इसलिए क्वेश्चंस भी आपके मतलब आपकी नज़रों से गुजरे होने चाहिए सारे, कि हाँ ये क्वेश्चन इस तरीके से होता था, ये क्वेश्चन इस तरीके से होता था, वो ज़्यादा तरीका सही है। कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ बाद में तो कॉम्प्लिकेटेड है ही है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें उसके लिए मेथड सेलेक्ट करना वो भी एक मुश्किल काम है।
मतलब आपके पास 7-8 मेथड हैं, अब यानी कि 7-8 दरवाजे खोल दिए उन्होंने। अब किस दरवाजे से जाएं और फिर अंदर जाके क्या दिक्कत होगी, तो पहले तो दरवाज़ा ही सिलेक्ट करना मुश्किल काम है, अंदर की दिक्कत है तो फिर बात की बात है। तो इस तरह से ये हमारा टाइप नंबर सेकंड जो है वो ख़त्म होता है। इनमें हमने क्या किया था कि इक्वेशंस को वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में रिड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ तक हमने रिड्यूस कर पाए और उसके बाद वेरिएबल सेपरेबल के तरीके से फिर उसको सॉल्व कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन में कहने का मतलब डबल काम हो जाता है हमारे लिए, वेरिएबल सेपरेबल वाला तरीका तो करना ही करना है और फिर उसके बाद उसमें सब्स्टिट्यूशन और है हमारे पास। तो ये क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये के सेकेंड के क्वेश्चन जो है मतलब टाइप 2 बुक्स में जो एक्सरसाइज दी है उसका सेकेंड पार्ट में ही वो दिए हुए हैं, तो उनको आप प्रैक्टिस करिएगा। इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होता है।